नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का ये पेपर हुआ है। ये पेपर है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। 2025-26 में क्वेश्चंस आए हैं और पिछले साल मैंने देखा कि राम मनोहर लोहिया में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सीधे सीधे आपका जैसे एमजे प्यारी हुआ बरेली विश्वविद्यालय या आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यूनिवर्सिटी में हुआ, सभी कॉलेज में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि राम मनोहर लोहिया का जो पेपर पैटर्न है सेम वही पेपर पैटर्न महात्मा गांधी का है, सेम अधिकतर क्वेश्चंस वही सारे के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो एमजे प्यारी बरेली, रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय आपके हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से लेकर के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालय में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का ये पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो 24 तारीख को पेपर लगा हुआ है उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इस चैनल पर और भी तमाम मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का पेपर एक बड़े पड़ेगा आपका 4 जनवरी की डेट को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका है विश्लेषणात्मक तर्क का अर्थ है। विश्लेषणात्मक तर्क का क्या अर्थ होता है बेटा? एनालिटिक रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है तर्क के द्वारा जटिल समस्याओं का हल करना। तर्क के द्वारा जटिल समस्याओं को हल करना ही विश्लेषणात्मक तर्क का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर था। दूसरा प्रश्न है एक्सेल में मैक्रो बनाने का आदेश बताएं। कमांड टू क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल। सॉरी, एक्सेल में मैक्रो बनाने का आदेश है तो इनमें से हो जाएगा व्यू गिव्स आउट मैक्रोज, यानी व्यूज और मैक्रोज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? व्यूज और मैक्रोज, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि दी गई जानकारी का विश्लेषण करना और तार्किक रूप से निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है कार्य योजना अनुपाते साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। कार्य योजना आपसे कह रहा है कार्य योजना साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऑप्शन ने दिया है उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, अनदेखा करना, इंटरनेट सीमित करना या कोई नहीं। यानी कि साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए हमारे पास क्या कार्य योजना होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयोगिताओं को प्रशिक्षण देना या ट्रेनिंग देना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन यूजर्स यानी ट्रेन्स यूजर्स, यानी हम लोगों को एक प्रशिक्षित करना ताकि किस तरीके से हमको सोशल मीडिया यूज करना है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका आ चुका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बताएं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है इनमें से? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाए? देखिए लिबर ऑफिस जैसे ओपन सोर्स स्वीट्स में CALC का उपयोग गणनाओं के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CALC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर प्रश्न है कौन सी मेमोरी बायोस को संग्रहित करती है? बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है समझते हैं? बायोस BIOS, ठीक है। बताइए बायोस को संग्रहित करती है कौन सी मेमोरी? 5वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोस। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये करता है किसको? रोम को, रीड ओनली मेमोरी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी बी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बायोस, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हुए थे। पेपर फोल्डिंग प्रश्नों में प्रत्येक मोड़ पर छेदों की संख्या दोगुनी क्यों हो जाती है? बताएं। प्रश्न आपसे करा पेपर फोल्डिंग प्रश्नों में प्रत्येक मोड़ पर छेदों की संख्या दुगुनी क्यों हो जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सममिति की वजह से। सममिति यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। जो है सिमिट्राई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सममिति, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कागज को मोड़ने पर वह एक परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है जिसमें छेद दोनों तरफ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सममिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है कौन सा अंक गणितीय तर्क यानी अर्थमेटिक रीजनिंग का प्रकार है? आयु, ट्रेन, नाव या फिर ये सभी? बताएं अर्थमेटिक कौन सा अर्थमेटिक तर्क
का प्रकार है। देखिए आयु, ट्रेन और नाव से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं ये गणितीय तर्क के अंतर्गत आती हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर में गणना का परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर में गणना का परिणाम जो होता है उसी को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर में गणना के परिणाम को हम क्या कहते हैं? आउटपुट के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनपुट के लिए इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त जानकारी को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में गणना का परिणाम जो निकलता है आउटपुट के रूप में निकलता है। 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें नंबर का करेक्ट आंसर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। मॉडिफाइड फ्रीली, यानी इसको स्वतंत्र रूप से हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और संपादन के योग्य होता है। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिलाजिज्म कथनों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। सिलाजिज्म या सिलाजिज्म कथनों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं इनमें से बताएं। 10वां नंबर प्रश्न, सिलाजिज्म कथनों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? इज या आर। ठीक है, इज या आर। तर्कशास्त्र में आल, ए आर बी जैसे संयोजकों का प्रयोग किया जाता है। इज एंड आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज एंड आर। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, डेटा पर्याप्तता यानी डेटा सफिशियंसी जांचती है। डाटा सफिशियंसी टेस्ट 11 नंबर, डेटा पर्याप्तता जांचती है। तो डेटा पर्याप्तता किसको जांचती है? तथ्यों की पूर्णता, उनके संबंधों और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का परीक्षण करती है। करेक्ट है, तथ्यों की पूर्णता, जानकारी का संबंध और तार्किक निष्कर्ष ये सभी जांचने का प्रयास करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन कार्बन कॉपी इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, इसका उपयोग एक ही ईमेल की प्रति अन्य लोगों को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बाइनरी सिस्टम यूज्ड, बाइनरी प्रणाली उपयोग करती है। 13 नंबर, बाइनरी प्रणाली प्रयोग करती है, उपयोग करती किसका? 0 एंड 1 शब्दों का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखते हैं 1 और 0 ऐसे होता है ये। ठीक है, ये बाइनरी कोडिंग होती है। आप देखते हैं किसी भी मशीन को बंद करने का यही सिंबल होता है और ऑन करने का सिंबल भी यही होता है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एएलयू और सीयू मिलकर के बनाते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, सीयू को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। दोनों सीपीयू के भाग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी कि सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, सीपीयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जो है कंट्रोल यूनिट दोनों मिल करके सीपीयू का निर्माण करते हैं। करेक्ट है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहते हैं। एएलयू गणना के लिए और सीयू जो है नियंत्रण के लिए जरूरी होती है, और दोनों मिलती हैं तब जाकर के क्या बनता है आपका? सीपीयू बनता है। सीपीयू को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। ठीक है, कैश मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है और इसकी गति जो होती है सबसे अधिक होती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक कोड भाषा में कैट को 3120 कहा जाता है। ठीक है, कैट को 3120 देखिए आपका देखते सी 1 नंबर पर आता, सी 3 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर और टी आपका 20 नंबर पर। आपको दिख रहा है कि नंबरिंग की गई साफ साफ। तो डी आपका कितने नंबर पर? 4 नंबर पर है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है और जी आपका 7 नंबर पर आता है। ठीक है, तो बैट क्या होगा? बी कितने नंबर पर आएगा? 2 नंबर पर। ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। और टी कितने नंबर पर? आपका आ जाएगा आपका 20 नंबर पर। तो 2120 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 2120 इसका राइट आंसर था। आगे देखेंगे यानी सबका नंबरिंग की गई है। 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा लॉजिक डायग्राम इस सेट्स के बीच संबंध दर्शाता है? बताएं, कौन सा लॉजिक डायग्राम सेट्स के बीच संबंध दर्शाता है? तो दर्शाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है ये सेट्स के बीच में संबंध को दर्शाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 18 नंबर, रैम स्टैंड फॉर, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो किसका फुल फॉर्म होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लापता संख्या ज्ञात कीजिए। 19 नंबर,
लापता संख्या इनमें से कौन सी बताए बेटा? लापता संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी है लापता संख्या? फटाफट से आप बताएंगे। देखें, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 का दूना कितना हो जाएगा? 56 गुणे 2 लगा दीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आई 1 और 5 दूनी 10 11, 112। करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन में दिया है, 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुगुना दुगुना का इसमें गैप चल रहा है तो यहाँ पर 112 हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरी माँ की एकमात्र पुत्री की बेटी है। रमेश एक लड़की की तरफ इशारा करता है, एक लड़की है कोई, उसकी तरफ कौन इशारा करता है? रमेश करता है। और रमेश कहता है कि वह मेरी माँ की, यानी कि रमेश की माँ की, ठीक है, वह मेरी माँ में यहाँ पर रमेश की माँ, तो मेरी माँ यानी कि मेरी माँ यानी रमेश है एक कोई व्यक्ति, तो लड़की कौन है? रमेश की माँ की, यानी रमेश की माँ, अरे गाली नहीं, अरे यार कैसे आप सोच रहे हो? रमेश की माँ की एकमात्र, रमेश मेरी माँ के एकमात्र पुत्र की बेटी है। कौन? रमेश कह रहा है कि वह मेरी, कौन मेरी, यानी कि वो लड़की मेरी माँ के एकमात्र पुत्र, यानी मेरे माँ का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? स्वयं रमेश हुआ। उस एकमात्र पुत्र की बेटी है, यानी एकमात्र पुत्र रमेश हुआ, रमेश की बेटी ही कौन है? लड़की, यानी उस लड़की के बारे में जिसके बारे में बता रहा है, तो लड़की रमेश की ही पुत्री है। रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है? तो रमेश उस लड़की का पिता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फादर। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पिता है। ठीक है, क्योंकि रमेश की माँ का एकमात्र पुत्र स्वयं रमेश होगा, आता हुआ लड़की रमेश की बेटी है और रमेश उसका पिता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सी एमएस वर्ड विशेषता टाइप करते समय वर्तनी जांचती है? बताएं। स्पेलिंग एज यू टाइप, व्हिच एमएस वर्ड फीचर चेक स्पेलिंग एज यू? स्पेल चेक, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 22 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल। स्पेल चेक जो होता है स्पेलिंग और ग्रामर के नियमों को चेक करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेल चेक टाइपिंग के दौरान स्पेलिंग की गलतियों को पहचान लेता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 23 नंबर, यदि आल को 36 लिखा जाए, देन को 64 लिखा जाए, तो सम को क्या लिखा जाएगा? अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ए कितने नंबर पर आ रहा है आपका? ए 1 नंबर पर आ रहा है बेटा। कितने कितने नंबर पर आ रहा है? ए की संख्या कितनी है? ए आपका कितने नंबर पर आ रहा है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ए आपका आ रहा है कितने नंबर पर? बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं। ए आपका आ रहा है 1 नंबर पर। अब यल कितने नंबर पर आएगा? 12 नंबर पर यल आएगा क्या? ठीक है, 12 नंबर पर यल आएगा। फटाफट से आप बताएंगे 12 नंबर पर क्या आएगा? यल कितने नंबर पर आएगा? यल आपका 12 नंबर पर आएगा। ठीक है, तो 12 + 12, ठीक है, तो 12 12 2 हो जाएगा, 12 12 24, एक 25 होना चाहिए, लेकिन 36 दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा कैसे दुगना तरीके से कैसे आएगा ये, अब इसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ए एल मतलब आल में 3 अक्षर हैं। ठीक है, यहाँ पे आल में 3 अक्षर हैं। ये तर्क अक्षरों की संख्या पर आधारित हो सकता है। जैसे 3 अक्षर है तो 36 हो गया है, 4 अक्षर है तो वहाँ पर 4 अक्षर, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देखते हैं 6 6 आपको सभी में दिख रहा है। यहाँ पर एक सिस्टम ये चल सकता है, यहाँ पर सिस्टम क्या चल सकता है बेटा? 64 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रही है, जैसे आल लिखा है 36, दल लिखा है 64, तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर एक एक श्रृंखला चल रही है। जैसे आल आप देखेंगे, आल में क्या आपको दिया गया है? आल में साफ साफ आपको दिख रहा है बेटा, आल में यहाँ पर एक लॉजिक काम कर रहा है, बाकी वो लॉजिक तो चल ही नहीं रहा कि अगर जोड़ करके जोड़ो घटाओ तो उससे नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें चल क्या रहा है? इसमें चल ये रहा महोदय कि चलिए रहा, जैसे मान लेते हैं ए, मतलब आल में आपका 3 अक्षर है और 3 और 3 को जोड़ दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ गया। देखिए हमने देखा यहाँ पर स्क्वायर लिखा 36, यहाँ पर 64 लिखा, तो ऐसे ही वहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए आल 36 लिखा है, 3 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 4 4 संख्या, तो 4 और 4 को हमने जोड़ दिया, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर देख लिया 64। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी 4 ही अक्षर है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम अगर 4 + 4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या 64 आ रहा है? 4 4 4 8 यानी 64, 64 इसका भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो 64 आ सकता है अगर इस ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो ट्रिक यही चलती है, बाकी इसमें और कोई ट्रिक फॉलो नहीं हो रही है अभी। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
24 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो बताएं। एप्लीकेशन देखिए विंडोज़ 11 जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। बाकी MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विंडोज़ क्या है बेटा? विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज़ 11। अगला क्वेश्चन आपका चुका 25 नंबर। एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो एक्सेल में फार्मूला जो होता है किस चिन्ह से शुरू होता है? बराबर से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर से। अगला क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? इंटरनेट प्रयोग के लिए ब्राउज नहीं उपयोग किया जा सकता, बताइए। 26 नंबर। इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो BLC प्लेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। BLC मीडिया प्लेयर है, ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो BLC प्लेयर जो है एक मीडिया प्लेयर होता है, जबकि जो है मोजिला, फायरफॉक्स, टोर और क्रोम ये सब जो है ब्राउज़र होते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आ चुका है। अगला पद ज्ञात करें। 27 नंबर बताएं। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 27 नंबर इज राइट आंसर। देखिए अगला पद 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 से 81, 81 गुणा 3 कर दीजिए। 81 का गुणा 3 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 का नम 3 और 8 त्रिक 24, ठीक है। 8 त्रिक 24, 243। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न असमानता में ग्रेटर देन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? असमानता में ग्रेटर देन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? बताइए। असमानता में ग्रेटर देन का चिन्ह जो है क्या दर्शाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यही ग्रेटर देन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर आधारित ड्राइंग टूल है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर आधारित ड्राइंग टूल है इनमें से? तो कोरेल ड्रॉ, कोरेल ड्रॉ ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। घन यानी क्यूब में विपरीत फलक कैसे होते हैं? घन यानी क्यूब में विपरीत फलक कैसे होते हैं? 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्यूब यानी घन में क्यूब में विपरीत फलक कैसे होता है? तो विपरीत और बराबर होता है। विपरीत और बराबर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर देखेंगे। एक्सेल में किसी रेंज का योग करने वाला फंक्शन कौन सा होता है? बताएं। एक्सेल में किसी रेंज का योग करने वाला फंक्शन इनमें से कौन सा होता है? तो होता है सम, ठीक है। सम फंक्शन यही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि ए बी है यदि ए बी है और कुछ बी सी है तो कौन सा निष्कर्ष सही है? बताएं। यदि ए बी है यानी कि कोई ए जो है वो बी है, ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ बी जो है वो सी हो सकता है, तो कौन सा निष्कर्ष सही है? कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हो सकता है, ठीक है। सभी सी बी है, तो इन कथनों में ए और सी के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं निकलता है। तो सी और ए के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं है। कुछ सी बी हैं, बी कुछ बी सी हैं, तो कुछ सी बी भी होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो हो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? यदि ए बी है और कुछ बी सी है तो निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा? इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, क्योंकि सी का संबंध आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैसे ए सी है, कुछ ए सी है, ए और सी का कोई संबंध ही नहीं है। बी का संबंध है सी के साथ, ठीक है। तो सभी सी बी हैं ये भी गलत है, कुछ सी ए हैं गलत हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी बी है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई निष्कर्ष नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है। लिब्रा ऑफिस किसका उदाहरण है? लिब्रा ऑफिस किसका उदाहरण? 33 नंबर। लिब्रा ऑफिस जो है किसका उदाहरण है बेटा? ये किसका उदाहरण? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यदि यदि पासे के ऊपर 5 है और नीचे 2 है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? यदि पासे के ऊपर 3 है और नीचे 2 है तो पासे के ऊपर 5 है और नीचे 2 है, 5 2 7 हो गया, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 4 होगा, चूंकि 3 और 4 7, यानी दोनों को जोड़ करके 7 आना चाहिए, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा, और 6 और 1, ठीक है, एक विपरीत होंगे, तो 6 एक विपरीत होगा, 5 के विपरीत 2 होगा,
4 के विपरीत 3 होगा, यानी कि 4 3 7, यहाँ पर आपका जुड़ने पर 7 आना चाहिए, यहाँ पर 4 भरा जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताएं फटाफट से आप बताएं। एमएस वर्ड, बिल्कुल CTRL+ES करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखते 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी क्या कहलाती है? 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी जो होती है उसको रैम कहते हैं। रैम माने क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्य योजना। लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, क्रिया 1, जुर्माना लगाओ, क्रिया 2, मुद्दे को नजरअंदाज करो। क्या कर सकते हैं? तो लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, जुर्माना लगाओ, और दूसरा मुद्दे को नजरअंदाज करो। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका? जुर्माना लगाना एक क्रिया 1 जो है इसका बिल्कुल सही, अनदेखा करना नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो? केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से 38 नंबर देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में CIA का अर्थ क्या होता है? CIA मैंने आपको बताया था, सी माने होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, और आई माने होता है इंटीग्रिटी, और ए मतलब होता है आपका अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये CIA का मतलब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों। सी मतलब ये होता है, आई माने इंटीग्रिटी, ए माने आपका होता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर था। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? 39 नंबर, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है बेटा? इनमें से डक डक गो जो है एक सर्च इंजन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने का एक माध्यम है डक डक गो, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डक डक डो एक सर्च इंजन, बाकी एज, जीमेल, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। डक डक गो एक सर्च इंजन है। 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, CPU का वह भाग जो गणनाएं करता है। तो CPU का वह भाग जो गणनाएं करता है उसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पेपर कटिंग आकृति 2 बराबर मोड़ने पर 4 छेद दिखाएगी? बताएं कौन सी पेपर कटिंग आकृति 2 बार मोड़ने पर 4 छेद दिखाएगी? तो मोड़ पर निर्भर है ये, ठीक है, मोड़ पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 42 नंबर, ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो कैसे? बताएं। ए मान लेते हैं बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। बी का पिता कौन है? ए है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है ए का पुत्र नहीं, बी किसका पुत्र नहीं? ए का पुत्र नहीं, बी पुत्री हो सकती है, तो बी पुत्री है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चूंकि कहा जा रहा है कि भाई जैसे ए बी का पिता है, तो हाँ मान लिया कि ए बी का पिता है, तो ए तो क्लियर है कि हाँ पुल्लिंग है, पिता है, ठीक है। लेकिन बी का नहीं क्लियर है कि वो पुत्र है कि पुत्री है, और कह रहा आगे कि बी ए का पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं तो भाई पुत्री ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि बी पुत्री है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प है। एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प इनमें से बताएं। 43 नंबर, एक्सेल में कोशिकाओं यानी सेल्स को मिलाने का विकल्प जो होता है वो होता है मार्ज एंड सेंटर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मार्ज एंड सेंटर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फर्जी ईमेल जो जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उसी को हम उसको हम फिशिंग कहते हैं, फिशिंग बोला जाता है, उसको फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी चुराने की इसमें तकनीक को फिशिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार बार एक ही ईमेल भेजा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 45 नंबर क्वेश्चन से। 45 नंबर क्वेश्चन से, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी कहलाती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो रैम और रोम जो होती है वो दोनों मेमोरी होती हैं प्रमुख मेमोरी, ठीक है। रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब मुख्य मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, इसको मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न है, डेटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डेटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग या सूचना कहलाती है। तो डेटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया जो होती क्या कहलाती है बेटा? उसी को हम क्या कहते हैं? उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा क्या होता है?
डेटा कच्चे तथ्य होते हैं जिनका अपने आप में कोई खास मतलब नहीं होता। प्रोसेसिंग जब हो जाता है डाटा का, तो कंप्यूटर के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है, गणना की जाती है, हेरफेर की जाती है, फिर वो जाकर के तब सूचना बनती है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम निकलता है उसको वह उपयोगी होता है, तो उसी को हम सूचना बोलते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग जो होता है वो एक प्रकार से, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि यदि ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी के, सी छोटा है डी से, तो ए क्या डी से बड़ा है? तो ए क्या डी से बड़ा है? यही प्रश्न पूछा गया है। अब चूंकि समझो ए बड़ा है बी से और बी और सी आपस में बराबर हैं, लेकिन डी जो है वो बड़ा है सी से, बी सी बराबर है और ए बड़ा है, तो हो सकता है कि भाई बी सी बराबर है। तो ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए सत्य इसलिए नहीं कह सकते, क्या ए डी से बड़ा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ए क्लियर है कि बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा है, और बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, लेकिन सी जो है किससे बड़ा है? डी से बड़ा है। सी किससे बड़ा है बेटा? सी जो है डी से बड़ा है। सी किससे बड़ा है? डी से सी बड़ा हुआ है। क्लियर? तो सी अगर डी से बड़ा हुआ है तो बिल्कुल ठीक बात है, डी बड़ा है सी से, ठीक है, और बी से ए भी बड़ा है। तो जरूरी नहीं कि डी ए से बड़ा हो या छोटा हो, यानी इसका कहा नहीं जा सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 48 नंबर क्वेश्चन से, एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल है। एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल, इंसर्ट चार्ट, ऑटो सम, पे लेआउट, या फिर रिव्यू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 48 नंबर, एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल जो होता है वो कौन सा होता है? इंसर्ट बोलते हैं उसको, इंसर्ट चार्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 49 नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है बताएं? एम एस वर्ड, विंडोज। विंडोज जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, कौन सा फोल्डर सभी भेजे गए ईमेल को रखता है? तो कौन सा फोल्डर जो है रखता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, या ड्राफ्ट? तो इनबॉक्स में रखा जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट आइटम कौन सा सभी भेजे गए, एक मिनट, कौन सा फोल्डर सभी भेजे गए ईमेल को रखता है? भेजे गए ईमेल की बात हो रही, भेजे गए ईमेल को इनबॉक्स नहीं रखता। आने वाले चीजों को इनबॉक्स रखता है, लेकिन भेजे गए चीजों को सेंट आइटम्स रखता है। सेंट आइटम्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट, जब आप किसी को ईमेल सफलतापूर्वक भेज देते हैं तो उसकी एक प्रति कॉपी आपके हमेशा सेंट वाले फोल्डर में जमा हो जाती है, ताकि आप भविष्य में उसको देख पाए। इनबॉक्स जो होता है वे ईमेल आते हैं इसमें जो दूसरे लोग आपके पास भेजते हैं, उसको इनबॉक्स में रखा जाता है। आउटबॉक्स जो होता है जहाँ वे ईमेल थोड़े समय के लिए रुकते हैं जो भेजे जा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से भेजे नहीं गए हैं, उनको हम आउटबॉक्स में रखते हैं। ट्रेस और बिन जो होता है उसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ आप डिलीट कर देते हैं और फिर से उसको आप फिर से प्राप्त करें तो ट्रेस में जाकर के छुपा रहता है। ठीक है, एक बार डिलीट होने पर भी वापस आ सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन से, तार्किक तर्क मुख्यतया किसकी परीक्षा करता है? तार्किक तर्क जो होता है ये जो है किसकी परीक्षा लेता है? स्मृति, भावना, या विश्लेषणात्मक सोच? तो एनालिटिक थिंकिंग की ये करता है। डिजिटल एनालिटिक क्षमता, एनालिटिक एबिलिटी की करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से रखती है? कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से रखती है? रैम, रोम, चेस, या रजिस्टर? तो कौन सी मेमोरी बेटा डेटा को अस्थायी रूप से रखती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंट जो रखती है वो है आपका रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, अस्थायी और जिसको आप वोलाटाइल कहते हैं, अस्थायी जिसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। रोम जो होता है एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जबकि रैम जो होता है एक अस्थायी मेमोरी, कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डाटा जो होता है वो सब मिट जाता है। कैश मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर मेमोरी, ये दोनों बहुत तेज मेमोरी हैं, लेकिन ये अस्थायी होती हैं, केवल प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को थोड़े समय के लिए रखती हैं, बाकी सब डिलीट हो जाता है। जबकि रोम जो है कंप्यूटर बंद होने के बाद में भी बना रहता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आ चुका है भैया,
आकृति गिनने वाले प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? आकृति गिनने वाले प्रश्न विश्लेषणात्मक तर्क, कोडिंग, दृश्य तर्क या कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकृति गिनने वाले प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? तो ये लोग गैर मौखिक तर्क शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं बेटा? ए ऑप्शन है विश्लेषणात्मक तर्क, बी ऑप्शन है कोडिंग, सी ऑप्शन है दृश्य तर्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आकृति गिनने वाले प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? तो आकृति गिनने वाले प्रश्न जो होते हैं वो विश्लेषणात्मक तर्क के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिक रीजनिंग कह सकते हैं उसको। ठीक है, कोडिंग जो होता है, क्योंकि कोडिंग में अक्षरों या संख्या के किसी गुप्त भाषा बदला जाता है तो कोडिंग हो गया। ठीक है, बाकी दृश्य तर्क जो होता है वो दृश्य तर्क यानी विजुअल रीजनिंग। दृश्य तर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। दृश्य तर्क बिल्कुल बिल्कुल दृश्य तर्क सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, विजुअल रीजनिंग। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एक्सेल में सूत्र यानी फार्मूला किसके साथ उपयोग किया जाता है? बताएं। एक्सेल में सूत्र यानी फार्मूला किसके साथ उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए लेवल, ऑप्शन बी सेल एड्रेस, ऑप्शन सी टिप्पणियां, सेल एड्रेस, ऑप्शन सी टिप्पणियां, ऑप्शन डी पृष्ठ। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? एक्सेल अलाउज फार्मूलाज यूजिंग, एक्सेल में सूत्र यानी फार्मूला किसके साथ उपयोग किए जाते हैं? तो सेल एड्रेस के साथ। सेल एड्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है, लेबल क्या होता है? ये आमतौर पर टेक्स्ट यानी नाम या हेडिंग होते हैं जिनका उपयोग गणना में सीधे नहीं किया जाता है, तो ये नाम और हेडिंग होता है मात्र। ठीक है, टिप्पणियां जो होती हैं उसकी बात की तो ये केवल जानकारी के लिए होती हैं, इनका फार्मूले से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर प्रश्न है, यदि एक के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या होगा पासे में? जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक के विपरीत 6 है यानी कि 7 जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा। 2 के विपरीत आपका 5 है, 7 जुड़ जाएगा, तो आपका 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 ही होगा, 4 3 7। ठीक है, 3 और 4 एक दूसरे के जो है बचे अंक जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि पासे में जो होता है हमेशा दोनों का विपरीत सतह जो होता है, एक मानक पासा जो होता है स्टैंडर्ड डाइस, उसमें एक दोनों सतहें जो होती बराबर होती हैं, जोड़ने पर 7 आता है। यानी कि जैसे एक के विपरीत 6 है तो जैसे पासे में होता भी एक के विपरीत 6 ही है, तो 6 एक 7 हो जाएगा। 2 के विपरीत 5 है, 5 2 7 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत आपका 4 ही होगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो चुकी है, उसको जोड़ने पर आपका 5 ही आना चाहिए। इंटरनेट आधारित होता है, बताएं। इंटरनेट आधारित होता है, ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वान, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी सन। बताइए, इंटरनेट आधारित होता है लैन, वैन, मैन या सैन पर? किस पर? तो वैन पर आधारित होता है, वैन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। वैन को वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है ये, किसी भी शहर या देश की सीमित देश तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वान को नेटवर्कों का नेटवर्क बोलते हैं। लैन क्या होता है बेटा? लैन की बात की है तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक छोटे क्षेत्र जैसे कि एक ऑफिस के लिए, स्कूल या घर के अंदर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मैन की अगर बात की जाए, मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, यानी एक पूरे शहर है, जैसे कि केवल टीबी नेटवर्क हो गया, इसको जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग करते हैं, जैसे केबल वगैरह हो गया। सैन क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। यह विशेष रूप से डेटा स्टोरेज उपकरणों को सर्वर से जोड़ने के लिए काम आ जाता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये इंटरनेट का एक उदाहरण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम की गति को बढ़ाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी है फ्लॉपी। करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम की गति को बढ़ाता है इनमें से?
तो सिस्टम गति को कौन बढ़ाता है बेटा? देखिए कैश मेमोरी जो होती है सिस्टम गति को बढ़ाती, कैश मेमोरी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू यानी प्रोसेसर के अंदर उसके बहुत करीब भी होती है और डेटा को स्टोर करती है, जिसकी प्रोसेसर को बार बार ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि प्रोसेसर को डेटा लेने के लिए मुख्य मेमोरी यानी रैम तक नहीं जाना पड़ता, इसलिए सिस्टम की काम करने की गति जो है इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पेन ड्राइव या फ्लॉपी जो होते हैं ये बाहरी स्टोरेज डिवाइस हैं। इनका उपयोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, ना कि सिस्टम की गति करने के लिए। जबकि हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ डेटा अस्थायी रूप से रखा जाता है। यह कैश या रैम के मुकाबले बहुत धीमा होता है, तो कैश मेमोरी जो होता है ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गूगल डॉक्स का उदाहरण है। गूगल डॉक्स बताएं। गूगल डॉक्स का उदाहरण है। ऑप्शन ए ओपन सोर्स का, ऑप्शन सी क्लाउड एप्लीकेशन का, ऑप्शन सी यूटिलिटी का, ऑप्शन डी है लोकल सॉफ्टवेयर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? गूगल डॉक्स का उदाहरण है। गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है इनमें से? तो गूगल डॉक्स जो है क्लाउड एप्लीकेशन का उदाहरण है। क्लाउड एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशन का गूगल डॉक्स हो गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसमें आप अपने कंप्यूटर को पर इंस्टॉल करके करने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरी तरह से इंटरनेट पर चलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ओपन सोर्स क्या होता है? यह वह सॉफ्टवेयर है जिसका कोड कोई भी देख सकता है या बदल सकता है, जैसे लिनक्स। गूगल डॉक्स का कोड सार्वजनिक नहीं है। यूटिलिटी की बात की तो यूटिलिटी एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की मरम्मत या सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जैसे एंटीवायरस या डिस्क क्लीनर, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा अगला आपका होता है लोकल सॉफ्टवेयर। लोकल सॉफ्टवेयर जो होता है ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो केवल आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर नहीं चलते हैं, जैसे एमएस वर्ड पर पुराना वर्जन। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यदि प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए तो एग्जाम शब्द बन जाएगा। रखा जाए तो एग्जाम शब्द बन जाएगा। रखा जाए तो एग्जाम शब्द बन जाएगा। ऑप्शन ए FYBN, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दिया है FYBN, ऑप्शन बी दिया है YBM, ऑप्शन सी दिया है FYAN, ऑप्शन डी दिया है FXBN। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? यदि प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए, प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए तो शब्द क्या बन जाएगा इनमें से? स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? AIOU 5 स्वर होते हैं। तो अगर प्रत्येक अक्षर का केवल स्वरों का अक्षर बदला जाए तो देखिए ई जो होता है, ई एक स्वर है, ई के बाद में यफ आता है, ई के बाद में हम यफ रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ई के बाद में यफ रखेंगे पहला अक्षर। ठीक है, इसके बाद में एक्स, एक्स जो होता है आपका, एक्स से पहले क्या आता है? वाई आता है। ठीक है, FYBN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FYBN बिल्कुल इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम केवल स्वरों को बदलें तो जो है FXBM बनेगा, लेकिन विकल्पों में संभवतः शामिल नहीं है। देखिए एक एक स्वर है, मतलब ई के बाद आता है कौन सा? ई के बाद यफ आता है, तो ई के बाद यफ हमने देख लिया। ऐसे एक्स के बाद कौन सा आता है? तो वाई आता है, तो वाई हमने रख दिया। ठीक है, तो वाई हो गया। ऐसे ही ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है आपका? यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि भाई यदि स्वर के अगला अक्षर रखा जाए यानी ई, प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर, अगला माने कि ई के बाद में यफ आता है, तो ई के स्थान पर हमने यफ रख दिया। एक्स जो है स्वर है ही नहीं, तो एक्स ऐसे रहेगा। ए आपका स्वर है तो स्वर का के बाद में बी आएगा, बी आ गया। और यम, यम जो है यम भी ऐसे रहेगा, तो FXBM बनेगा जा करके। EBYM यही बन सकता है, तो ये बन सकता है। यह नहीं बनेगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, सभी अक्षरों को अगर बदल देते हैं तब आपका जाकर के ए वाला ऑप्शन बन जा रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो कह रहा है प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए। प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर, अच्छा यदि प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए सभी में,
ई के बाद में तो एफ हो ही जाएगा आपका, एक्स से पहले आपका वाई रख सकते मान लेते हैं, ए से पहले आपका ए के बाद में बी आपका रख लेते हैं, यम तो कोई स्वर ही नहीं है। तो चलिए इसका देख लीजिए, ए हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न है आपका 60 नंबर, देखेंगे प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? F4 कुंजी का प्रयोग करते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। F4, F2 कुंजी की बात की जाए, F2 कुंजी क्या है बेटा? F2 कुंजी, जब आप सेल एड्रेस लिखते समय F4 पर बटन दबाते हैं तो एक्सेल अपने आप उस सेल एड्रेस के आगे यानी डॉलर का चिन्ह लगा देता है। इसे बार बार दबाने पर यह रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच स्विच करता है। F2 सेल को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। F4 F8 जो होता है सिलेक्शन मोड को बनाने के लिए, F10 रिबन पर की टिप्स दिखाने के लिए, जबकि F जो 4 होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एब्सोल्यूट सेल को रेफरेंस के लिए कौन सी कुंजी, तो F4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 61 नंबर, P Q का भाई है और Q R की बहन है, R का P के साथ क्या संबंध है? देखें P Q का भाई है, ठीक है, P क्या है? भाई है, क्लियर है। P किसका भाई है? Q का भाई है। अब क्लियर नहीं कि Q जो है लड़का है कि लड़की है, लेकिन P का क्लियर है कि P जो है लड़का है। Q R की बहन है, Q कौन है? बहन है, किसकी बहन है? R की बहन है। अब R का क्लियर नहीं कि R कौन है, लेकिन Q जो है बहन है, P भाई है, यानी R P का R भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ठीक है, बहन है। R P से कैसे संबंधित है? R और P आपस में भाई बहन दोनों हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है? P Q का भाई है और Q R की बहन है, R P का क्या संबंध है? जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका क्लियर नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पी क्यू का भाई है, इसका मतलब है पी पुरुष है और क्यू उसका भाई या बहन दोनों हो सकता है। लेकिन दूसरा कथन आपसे कह रहा है कि क्यू आर की बहन है, इसका मतलब ये है कि क्यू महिला है और वह आर की बहन है, ठीक है। अब लेकिन आर नहीं क्लियर है कि आर क्या है। पी क्यू भाई भाई हो सकते, पी और क्यू क्या है? भाई बहन है, लेकिन अब यहाँ पर आर नहीं क्लियर है, क्यू आर की बहन है, ये तीनों पी क्यू आर आपस में भाई बहन है। आर पी का संबंध क्या है? पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, बिल्कुल। तो आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी के साथ क्या संबंध है? अब आर का संबंध पूछा गया है ना, तो आर जो है भाई भी आर का पी से, तो आर का पी से, देखिए आर का पी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में आर का लिंग स्पष्ट नहीं किया गया है और आर के बारे में ही पूछा जा रहा है कि लड़का है लड़की, तो पी का आर से संबंध है भाई, यानी पी का अगर पूछा था पी का आर से क्या संबंध है तो भाई लगा देते, लेकिन पूछा गया आर का पी से क्या संबंध है, तो आर पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, कहा नहीं जा सकता कुछ। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है? ऑप्शन ए लिबर ऑफिस, ऑप्शन बी ओपन ऑफिस, ऑप्शन सी एमएस ऑफिस, ऑप्शन डी जो है अपाच ओपन ऑफिस। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है? ओपन सोर्स सूट कौन सा नहीं है इनमें से? एमएस ऑफिस नहीं है, एमएस ऑफिस, ठीक है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स वे सॉफ्टवेयर हैं जो सोर्स बोर्ड यानी बनाने की विधि सभी के लिए मुफ्त और खुला रहता है, ठीक है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। लीबर ऑफिस और ओपन ऑफिस इसी श्रेणी में आते हैं। एमएस ऑफिस जो होता है क्लाउड सोर्स होता है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसे इस्तेमाल करने के लिए इसका लाइसेंस यानी पैसे दे करके खरीदना पड़ता है। इसका कोड कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये पैसा देकर के लेना पड़ता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे जो है फ्री टूल्स हैं। 63 नंबर, निर्णय लेने का अर्थ क्या है? निर्णय लेने का अर्थ होता है सभी विकल्प को सूचीबद्ध करना, निर्णय टालना या यादृच्छिक चयन नहीं, सर्वोत्तम विकल्प चुनना। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका चुका 64 नंबर प्रश्न है, फिशिंग आमतौर पर किसके माध्यम से होता है? तो ईमेल के माध्यम से फिशिंग जो है होता है, किसके माध्यम से? ईमेल। फिशिंग आमतौर पर किसके माध्यम से होता है? डाक मेल, ईमेल, एसएमएस या फिर दोनों?
देखिए तो SMS के माध्यम से फिशिंग हो सकता है या ईमेल के माध्यम से। तो ईमेल और SMS दोनों के माध्यम से हो सकता है फिशिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिए। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मिसिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल पर मैसेज आता है और आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाने लग होने वाला होता है, तो इस पर क्लिक करें, या फिशिंग मतलब कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, उसको चालू करने के लिए ऐसे तमाम SMS आते रहते हैं। ठीक है, ईमेल में तमाम प्रकार के ईमेल आते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये फिशिंग कही जाती हैं। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन से आपका, दस्तावेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? दस्तावेज प्रिंट करने का शॉर्टकट कुंजी, दस्तावेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट कुंजी बिल्कुल CTRL+P, बिल्कुल राइट आंसर। CTRL+P जो होता है यही होता है। CTRL बटन को दबाकर P यानी प्रिंट का पहला अक्षर दबाते हैं तो स्क्रीन पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है खुल जाता है। यहाँ से आप पेजों की संख्या, प्रतियों की संख्या और प्रिंटर का चयन कर सकते हैं। CTRL+S जो होता है फाइल को सेव करने के लिए, CTRL+C जो होता है वो कॉपी करने के लिए, CTRL+B पेस्ट करने के लिए, CTRL+Z अंडू करने के लिए, पिछली प्रति पर जाने के लिए। ठीक है, करते हैं आगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। घन यानी क्यूब के कितने शीर्ष होते हैं? घन यानी कि क्यूब के कितने शीर्ष होते हैं? द क्यूब हैज़ हाउ मेनी वर्टिकल्स? तो इसके करेक्ट आंसर होगा 8। 8 शीर्ष होते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक घन यानी लूडो का पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसकी बनावट 3 मुख्य भाग होते हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक घन में कुल 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। फलक घन की सपाट सतह होती हैं। एक घन में कुल 6 फलक होता है, एक घन में कुल 12 किनारे होते। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि एक घन में कितने फलक होते हैं, तो फलक आपके 6 फलक होते हैं और किनारे आपके 12 होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आपसे पूछा गया शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष आपके 8 होते हैं। 8 शीर्ष, 6 आपका फलक और 12 किनारे होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंटरनेट ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इंटरनेट ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताइए? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? तो बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट ब्राउजर सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका सिस्टम मतलब कि ये आपका है इंटरनेट जो है। ठीक है, जैसे आपका क्रोम ब्राउजर हो गया। ठीक है, मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ये सब जो है इसके उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मिसिंग नंबर 11, 22, 24। प्रश्न आपसे कह रहा है लापता संख्या ज्ञात करें। 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88। 88 दूना क्या हो जाएगा? 88 गुणा 2 कर दीजिए। 8 8 16, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आइए, 8 दूनी 16 के 17, 176। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका बाबू, वर्ड में प्रूफिंग टूल्स का उपयोग होता है। वर्ड में प्रूफिंग टूल्स का उपयोग होता है, बताएं। प्रूफिंग टूल्स का MS वर्ड में प्रूफिंग टूल्स का उपयोग जो है क्यों होता है? वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए होता है। व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पेल चेक जो होता है, ग्रामर चेक, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए याद रखें कि प्रूफिंग या स्पेलिंग चेक शुरू करने के लिए कीबोर्ड F7 को दबाया जाता है। थियरस या भी प्रूफिंग टूल्स होता है जो आपको किसी शब्द के समानार्थक यानी कि सिनोनिम्स शब्द खोजने में मदद कर सकता है। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी की व्यावसायिक आवश्यकता क्यों है? डेटा चोरी का जोखिम है, सिस्टम त्रुटियां, लाभ और हानि। तो साइबर सिक्योरिटी की व्यावसायिक आवश्यकता है डेटा चोरी का जोखिम। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर, CPU का आउटपुट कहाँ प्रदर्शित होता है? बताएं। CPU का आउटपुट कहाँ प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी मेमोरी। करेक्ट आंसर बताएं। CPU का आउटपुट कहाँ प्रदर्शित होता है, कहाँ डिस्प्ले होता है बेटा? ये आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस इसका करेक्ट आंसर होगा। जब CPU डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो परिणाम को उपयोगकर्ता को दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। जैसे मॉनिटर सबसे आम आउटपुट डिवाइस है।
जहाँ सीपीयू का परिणाम स्क्रीन पर दिखाया जाता है। प्रिंटर परिणाम को कागज पर छाप देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनपुट क्या होता है, यहाँ से डेटा कंप्यूटर में अंदर भेजा जाता है। इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है, आउटपुट के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। जैसे कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, जबकि प्रिंटर एक बाहरी डिवाइस है, मॉनिटर एक बाहरी डिवाइस है। ठीक है, मेमोरी क्या होती है, डेटा को सुरक्षित रखती है, स्टोर रखती है। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तार्किक क्रम। कलम, किताब, पुस्तकालय, पठन, ज्ञान। इसका तार्किक क्रम क्या होगा बताएं। तार्किक क्रम ज्ञात कीजिए। कलम, किताब, पुस्तकालय, पठन, ज्ञान, ये इसको सीरियल क्रम में सजाइए। कैसे सजेगा, इसको पहले क्या आएगा बताएं। सही तार्किक क्रम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले कलम का उपयोग करके कुछ लिखा जाता है, ठीक है, जिससे एक किताब तैयार होती है। तो कलम का उपयोग करके हम क्या लिखेंगे, कलम की किताब करके हम एक किताब लिखेंगे। तो पहले कलम आएगी, यानी फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, कलम आएगा। तो कलम कितने नंबर पर आएगी बेटा, फर्स्ट नंबर पर कलम आएगी। फिर उसके हम किताब लिखेंगे, यानी कि आपका दूसरे नंबर पर आपका किताब आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पर किताब आ जाएगी। तीसरे पर आपका क्या आ जाएगा, सभी कई सारी किताबों का एक समूह यानी इकट्ठा करके हम पुस्तकालय बनाएंगे, तीसरा आएगा आपका पुस्तकालय। फिर क्या होगा, चौथा क्या हो जाएगा आपका पठन यानी रीडिंग। फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर किताबों का पठन होगा यानी पढ़ाई होगी, चौथा आपका पठन हो जाएगा। और फिर पांचवा आपका ज्ञान मिलेगा इसमें। ठीक है, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो ज्ञान मिलेगा, यानी कलम, किताब, कलम सबसे पहले आएगा, फिर किताब, फिर पुस्तकालय, फिर पठन, और फिर उसके बाद में ज्ञान। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एकदम सीधे क्रम में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, औसत निकालने का सूत्र है। औसत निकालने का सूत्र इनमें क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। औसत निकालने का सूत्र, यदि कंप्यूटर एमएस एक्सेल में औसत निकाल रहे हैं तो वहां पर सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे, बराबर एवरेज या रेंज। बराबर एवरेज ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पैटर्न पूर्णतः किस प्रकार का भाग है बताएं। पैटर्न पूर्णतः यानी पैटर्न कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन नहीं लिखा है, पैटर्न पूर्णतया किस प्रकार का भाग है। ऑप्शन ए तार्किक तर्क, ऑप्शन बी दृश्य तर्क, ऑप्शन सी कोडिंग, ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैटर्न। पैटर्न जो होता है, पैटर्न किस प्रकार का, पैटर्न तर्क किस प्रकार का, तो ये दृश्य तर्क का भाग है। दृश्य तर्क ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजुअल रीजनिंग है। कैश मेमोरी में क्या संग्रहित होता है, केस मेमोरी में क्या संग्रहित होता है बेटा, केस मेमोरी में क्या संग्रहित होता है। ऑप्शन ए बार बार ऑप्शन ए बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा, ऑप्शन बी अनुपयोगी फाइलें, ऑप्शन सी डेटा अस्थायी डेटा, ऑप्शन डी हटाई गई फाइलें। तो कैश मेमोरी की बात की है तो कैश मेमोरी में बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा सर्च इंजन गोपनीयता पर अधिक ध्यान देता है। कौन सा सर्च इंजन गोपनीयता पर अधिक ध्यान देता है, बिंग, गूगल, डकडकगो या याहू। बताएं इनमें से कौन सा सर्च इंजन ऐसा है जो कि अधिक मात्रा में सिक्योरिटी या प्राइवेसी पर ध्यान देता है, तो वो अपना कौन सा है, डकडकगो जो होता है बेटा। गोपनीयता की बात की है तो डकडकगो प्राइवेसी के मामले में दुनिया भर में मशहूर है। डकडकगो यह अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल या बिंग की तरह आपके सर्च हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करता, ना कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी को विज्ञापनदाताओं को बेचता है। इसमें कोई फिल्टर बफर भी नहीं होता। ठीक है, आपको बता दूं कि ये इसमें विज्ञापन, इसमें आपको आपकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर पीछे पढ़ने वाले विज्ञापन भी नहीं दिखेंगे। जैसे आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हो तो उसी सर्च के आधार पर आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन जो डकडकगो है इसमें कुछ नहीं दिखाया जाता। तो डकडकगो जो है सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़बरदस्त यही है। ठीक है, गूगल, बिंग और याहू जो होते हैं ये आपकी जानकारी, लोकेशन, सर्च करने के तरीके, ये सब पता चल जाता है उनको। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, एम्बेडेड फिगर पहचानने का क्या अर्थ है। एम्बेडेड फिगर पहचानने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए छिपी आकृति खोजना, ऑप्शन बी आकृतियां गिनना,
ऑप्शन सी पैटर्न पूरा करना, ऑप्शन डी आकृतियां मिलाना। करेक्ट आंसर बताएं। एम्बेडेड फिगर का अर्थ क्या होता है? एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है बेटा छिपी आकृति को खोजना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एमएस वर्ड में शब्दों को बदलने का विकल्प। एमएस वर्ड में शब्दों को बदलने का विकल्प फाइंड, रिप्लेस, ऑटो करेक्ट या क्लिप बोर्ड या फॉर्मेट प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिप्लेस। रिप्लेस यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइंड एंड रिप्लेस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड और रिप्लेस वाट, यानी यहाँ वह शब्द लिखे जाते हैं फाइंड में जिसे आपको बदलना है। रिप्लेस में क्या होता है? वहाँ पर एक नया शब्द लिखें जो आपको उसकी जगह पर डालना होता है। ठीक है। शॉर्टकट कुंजी क्या है? शब्दों को बदलने के लिए कीबोर्ड पर आप CTRL+H का प्रयोग करें। ठीक है। और फाइंड में CTRL+F का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन सी तर्क, प्रश्न है कौन सा तर्क यदि तो यानी कि इफ देन निष्कर्षों संबंधित है? ऑप्शन ए एनालिटिकल, ऑप्शन बी सिलोजिज्म, ऑप्शन डी डिटेक्टिव, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो कौन सा तर्क यदि तो यानी इफ देन निष्कर्षों पर आधारित है? तो हो जाएगा आपका लॉजिकल। लॉजिकल ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिकल। लॉजिकल तार्किक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि बारिश होगी तो स्कूल बंद रहेगा, इस तरीके का। ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग होती है। यदि तो यानी इफ देन वाले कथनों को उपयोग सबसे अधिक मात्रा में, इसे सशर्त तर्क या इसको आप कह सकते हैं कंडीशनल रीजनिंग या लॉजिक कहा जाता है। ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 80 नंबर, एक्सेल में नीचे वाली सेल में सूत्र कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है। एक्सेल में नीचे वाली सेल में सूत्र कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी। बताइए भैया, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऊपर वाली सेल, ऊपर वाली सेल को ठीक ठीक उसके नीचे वाली सेल को कॉपी करने वाला जो शॉर्टकट कुंजी होता है, कौन सा होता है इनमें से? देखिए CTRL+R की अगर बात की जाए, इसमें CTRL+ क्या हो जाएगा? CTRL+ इसमें D हो जाएगा। CTRL+D, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि CTRL+D जो होता है एक्सेल में, D का मतलब होता है डाउन। जब आप किसी सेल के नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करके CTRL+D दबाते हैं तो ऊपर वाली सेल का डेटा सूत्र आप नीचे वाली सेल में फिर भर जाता, मतलब फिल हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप बाईं वाली सेल का डेटा दाईं वाली सेल में भरना चाहते हैं तो CTRL+R का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। साइबर अपराधों में शामिल है फिशिंग, फेक न्यूज, स्पैमिंग, तीनों शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक मेमोरी डेटा होता है अस्थाई या अस्थाई कैश में संग्रहित या ऑफलाइन, बताएं। प्राथमिक मेमोरी में डेटा होता है अस्थाई या अस्थाई या फिर कैश में संग्रहित या फिर ऑफलाइन। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक मेमोरी में डेटा जो होता है बेटा, प्राथमिक मेमोरी में डेटा जो होता है अस्थाई होता है। ठीक है। अस्थाई क्यों होता है? प्राथमिक मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें डेटा केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है, मौजूद सारा डाटा मिट जाता है, इसलिए अस्थाई मेमोरी कहते हैं। अस्थाई क्या है? हार्ड डिस्क यानी कि एचडीडी सेकेंडरी मेमोरी कही जाती है। तो अस्थाई मेमोरी या नहीं। कैश मेमोरी क्या है? प्राथमिक मेमोरी। हालांकि कैश मेमोरी अस्थाई है, लेकिन प्राथमिक मेमोरी और कैश मेमोरी अलग अलग हिस्से हैं। प्राथमिक मेमोरी रैम होता है, इसका मुख्य काम वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स को डेटा में उपलब्ध करना है। तो अस्थाई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन आपका क्या हो जाएगा? .xlx। ठीक है, .xlx, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। .xlsx, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया वर्जन जो है 2007 के बाद में यही चालू है। 2010, 2013, 16, 2019, 20, 21 और ठीक है, ये सब इसी में चालू है। पुराना वर्जन जो था उसका था .xls केवल था, 2003 या उससे पुराने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। 84 नंबर, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी कौन सी है? F11,
सॉरी F12, F1, F2 या F5, करेक्ट आंसर हो जाएगा F11, यानी F12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका F12 जो है सेव है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी फाइल को किसी नए नाम या नए फॉर्मेट जैसे PDF या नई जगह पर सेव करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो CTRL+S का प्रयोग कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बैठक व्यवस्था में यदि A B के बाएं बैठा हुआ है, बताएं। यदि एक बैठक व्यवस्था में यदि A B के बाएं है और C के दाएं बैठा है, तो बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा होगा। यदि एक बैठक व्यवस्था में A B के बाएं बैठा है, A कोई है, वो B के किस तरफ बैठा है, B के बाएं बैठा है, B का बाएं, B का बायां इधर होगा, बिल्कुल ठीक है, B का बायां हो, B के बाएं बैठा है। और C के दाएं बैठा है कौन, A जो है C के दाएं बैठा है, C के दाएं बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, A ही बैठा है। ठीक है, A जो है ठीक बीच में बैठा है, क्योंकि उसके बाईं ओर C है और दाईं ओर इसका B है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन इसका, बिल्कुल A ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 86 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन कौन करता है। कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, MS वर्ड या हार्डवेयर। तो इसमें कौन सा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 87 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 87 नंबर प्रश्न है, घन क्यूब में कितने फलक होते हैं। मैंने आपको बताया था घन यानी क्यूब में कितने फलक होते हैं। तो घन में आप देखते हैं कि 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष बने, तो शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 शीर्ष और 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं बेटा, तो 6 फलकों की संख्या 6 होती है। और एक मैंने और आपको बताया था 12 किनारे होते हैं, तो किनारे पूछे तो 12 किनारे होते हैं। ठीक है, 6 सपाट सतहें होती हैं जिनको फलक कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और कुल मिलाकर के 8 कोने होते हैं इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, कुल मिलाकर के आप कितना हो गया, 6 फलक। ठीक है, तो 6 फलक इसका लगा देंगे, 6 फलक होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर का। WWW का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, लापता आकृति वाले प्रश्न जांचे जाते हैं, बताएं। तो स्मृति में नहीं, मौखिक कौशल नहीं, दृश्य तर्क, लापता आकृति वाले, बिल्कुल विजुअल लॉजिक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न, यदि राम को 50 लिखा जाए, रोम को 40 लिखा जाए, तो CPU को क्या लिखा जाएगा। जहां पर A बराबर 1 दिया है, B बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है R का मतलब क्या होता है। R कितने नंबर पर आता है आपका, R कितने नंबर पर बेटा, 18 नंबर पर R आता है आपका। A कितने नंबर पर आता है आपका, 1 नंबर पर A आता है। और यम कितने नंबर पर आ रहा है, यम आपको कितने नंबर पर आ है बेटा, यम कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। सभी को अगर जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 13 14, 14 और 4 14, 14 दूना 28, 28 और 4 32, कुल मिलाकर के यहाँ पर 32 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न देखें, समझने का प्रयास करें। यदि राम को 50 लिखा जा रहा है, रोम को 40 लिखा जा रहा है, तो CPU को क्या लिखा जाएगा। A बराबर 1 और B बराबर 2 दिया है, साफ साफ दिया है यहाँ पर। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 दिया है, तो Z बराबर 26 है। पूरा पोजीशन तार्किक खल इसको अगर देखा जाए राम R बराबर 18, R बराबर 18 होता है, ठीक है, हमने देख लिया। A बराबर 1 होता है, 13 होता है, तो कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 32 हमने जोड़ लिया इसका। ठीक है, यहाँ पर इसमें 50 दिया है, तो शायद इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ेगी। जैसे 32 में हमने 18 अगर जोड़ दिए, 18 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा आपका, 50 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब उसमें देखते हैं रोम। अब रोम में भी आप देखेंगे, रोम R 18 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, O 15 नंबर पर आ रहा है, और यम 13 नंबर पर आ रहा है। सभी को जोड़ डालिए, कितना हो जाएगा आपका, सभी को जोड़ने पर आपका 46 हो रहा है। इसमें आपका 6 घट रहा है। ठीक है, तो 40 आपका आ रहा है, 40 आपका आ रहा है 6 घटने पर। ठीक है, अब CPU में देखेंगे, CPU में क्या चल रहा है बेटा, CPU की अगर बात की जाए, CPU में अगर देखा जाए तो CPU क्या लिखा हुआ है आपका, CPU C माने 3 होता है, P माने 16 और U माने 21। ठीक है, अब देख लीजिए 21, 16, 3, 19, 19 और 21 को मिलाकर के 40 आपका यहाँ पर जोड़ने पर 40 आ रहा है। अब इसमें देखें 40 आ रहा है, तो कोडिंग के सवालों में कभी सीधा सीधा योग ही उत्तर हो जाता है। यदि आपके पास विकल्प है, इसमें 40 मौजूद है विकल्प में, तो आपका 40 हो सकता है, लेकिन 40 होगा नहीं किसी तरह कीमत पर। अब 40 में क्या जुड़ेगा यहाँ पर, देखिए एक मिनट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी चयन करने का शॉर्टकट क्या होता है, बताएं।
शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल, बताए कौन सी की का प्रयोग कर सभी चयन करने का शॉर्टकट क्या है, CTRL प्लस यस या फिर CTRL प्लस यल। CTRL प्लस ये ए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CTRL प्लस ए जो होता है इसका मतलब होता है आल, ए माने होता है आल। जब आप कीबोर्ड पर CTRL के साथ ए दबाते हैं तो स्क्रीन पर मौजूदा सारा कंटेंट जो होता है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे फोटो फाइल हो, सब एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर प्रश्न है। यदि एक कोड में ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 3 है, तो ए सी ई बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन से आपका सीधे सीधे कह रहा है कि ए को 2 माना जाए, तो यानी ए को हमने 2 मान लिया है, ठीक है, सी को हमने 6 मान लिया है, ई को क्या मानेंगे, ई कितने नंबर पर आपका आ रहा है, ई आपका आ रहा है 6 नंबर पर, तो सिद्धोनी उसको 12 मानेंगे। तो उसका कितना करेक्ट आंसर आप जोड़ दीजिए इसको, 12 और 6 2 8 और 12 8 कितना होता है, 12 और 8 कितना होता है बेटा, 6 और 2 8 हो जाएगा आपका, 12 8 कितना होता है, 12 8 20, 20 ऑप्शन इसका आना चाहिए। ठीक है, सी बराबर 3 यहाँ पर सीधी 3 दुगुना किया जा रहा है। ठीक है, ए बराबर 2 दिया है यानी ए बराबर 1 होता है, बी बराबर 2 होता है, सी बराबर 3 होता है। इनका दुगुना यानी कि दुगुना कर दिया गया, सभी का दुगुना कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखोगे ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, सी कितने नंबर पर आपका 3 नंबर पर आ रहा है, ई कितने नंबर पर आ रहा है आपका, ई आ रहा है आपका भैया, ई आपका आ रहा है 5 नंबर पर। अब एक का दुगुना क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, 6 2 8 और 10 8 18, इसका 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 बिल्कुल 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों ने 18 लगा दिया उनका करेक्ट आंसर है। 93 नंबर प्रश्न आपका चुका, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट, बिट जो सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट प्रकार है, बताएं। एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट प्रकार है एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट प्रकार कौन सा है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट या बार चार्ट, बताएं। एक्सेल चार्ट में तुलना दर्शाने वाला चार्ट, कॉलम चार्ट या फिर आपका बार चार्ट कह सकते हैं। ठीक है, बार चार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल चार्ट टाइप शोइंग कंपैरिजन, बताएं। तो कॉलम चार्ट जो होता है बेटा, कॉलम चार्ट की अगर बात किए तो ये अलग अलग श्रेणियों के बीच सीधी तुलना करने के लिए सबसे अच्छा होता है, जैसे कि 4 छात्रों की तुलना करनी हुई। ठीक है, तो लेकिन अगर बार चार्ट की हो तो यह कॉलम चार्ट का ही लेटा हुआ रूप है तथा तब उपयोग किया जाता है जब श्रेणियों के नाम बड़े लंबे होते हैं तो। ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है, तुलना के लिए नहीं बल्कि हिस्सेदारी को दिखाने के लिए होता है। लाइन चार्ट जो है ये समय के साथ होने वाले बदलाव को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, बार चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बार चार्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। तार्किक पहेलियां किसकी परीक्षा करती हैं, ऑप्शन ए सामान्य ज्ञान, ऑप्शन बी संख्यात्मक कौशल, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक तर्क, ऑप्शन डी कल्पना। तो तार्किक पहेलियां जो होती हैं आपकी कौन सा ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो ये विश्लेषणात्मक तर्क की बात करती है, एनालिटिक रीजनिंग की बात करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सहायक संग्रहण ऑक्सिलरी स्टोरेज का उदाहरण इनमें से कौन सा होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज, रैम, हार्ड डिस्क, चेस या रोम। तो सहायक संग्रहण ऑक्सिलरी स्टोरेज का उदाहरण इनमें से कौन सा होता है, तो हार्ड डिस्क जो होता है बेटा ये सहायक स्टोरेज के रूप में काम करता है, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 97 नंबर, साइबर सिक्योरिटी के नैतिक मुद्दे यानी इशू हैं, गोपनीयता, हैकिंग या जासूसी। तो तीनों होते हैं आपके इसके नैतिक मुद्दे। ठीक है, बताएं। साइबर सिक्योरिटी में नैतिक मुद्दे हैं, ऑप्शन ए गोपनीयता, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी जासूसी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया है उनका राइट आंसर है गोपनीयता। गोपनीयता जो होती है, हैकिंग जो होती है क्रिया या अपराध है, हालांकि एथिकल हैकिंग होती है लेकिन हैकिंग शब्द अपने आप में एक तकनीक है, मुद्दा नहीं है कोई, तो ये नैतिक मुद्दा नहीं है। एक मिनट यहाँ पर रुकने का प्रयास करें अभी लोग। जासूसी भी एक प्रकार से नैतिक मुद्दा नहीं है, एक आपराधिक गतिविधि है जो अक्सर अवैध होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोपनीयता एक नैतिक मुद्दा है। ठीक है,
गोपनीयता ने जो है सिक्योरिटी प्राइवेसी जो होती है उस नैतिक मुद्दा है। साइबर सुरक्षा में सबसे बड़ा नैतिक सवाल ये होता है कि किसी व्यक्ति या संस्था के निजी डेटा को कितना सुरक्षित रखा जा सका। ठीक है, नैतिक उल्लंघन अगर यहाँ पर जो है बिना किसी अनुमति कोई व्यक्ति पहुंच गया तो इसी को नैतिक उल्लंघन माना जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 98 नंबर। सिलाजिज्म में निष्कर्ष तब निकलता है जब कथन हो। सिलाजिज्म में निष्कर्ष तब निकलता है जब ऑप्शन ए कथन सत्य हो, ऑप्शन बी कथन असत्य हो, ऑप्शन सी कथन असंबंधित हो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलाजिज्म में निष्कर्ष तब निकलता है जब कथन सत्य हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, ये जो है बिल्कुल सत्य कथन होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 99 नंबर प्रश्न है, गूगल का स्वामित्व वाला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल का स्वामित्व वाला इंजन कौन सा है? गूगल का स्वामित्व वाला इंजन सर्च इंजन ओन्ड बाय गूगल, तो गूगल ही उसका नाम है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च ही गूगल सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 100 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन ब्राउजर नहीं है? देखिए ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर है, ठीक है, एज भी ब्राउजर है, टोर भी ब्राउजर है। गूगल डॉक्स एक ब्राउजर है क्या? नहीं है। इनमें से कौन ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए टोर, ऑप्शन बी ओपेरा, ऑप्शन सी गूगल डॉक्स, ऑप्शन डी EDGE। बताइए। गूगल डॉक्स, बिल्कुल गूगल डॉक्स एक ब्राउजर नहीं है, बल्कि गूगल डॉक्स क्या है? टोर जो होता है एक खास ब्राउजर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए किया जाता है। ओपेरा ये मोबाइल और कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध ब्राउजर है, ओपेरा मिनी करके था। ठीक है, और एज जो होता है एज एक माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउजर है जो विंडोज कंप्यूटर में पहले से आता है एज। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि गूगल जो बाकी अन्य ब्राउजरों में जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, एप्पल के लिए सफारी का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ब्रेव ये सब जो है चीज़ें होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गूगल डॉक्स की बात की तो ब्राउज़र नहीं, गूगल डॉक्स एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका उपयोग टाइपिंग करने, लेटर लिखने और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते तो इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को देख लिया है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताया है। आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। मैंने बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। धन्यवाद।